बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV। यस। तो HIV एक्चुअली एक वायरस है और ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस डेफिशिएंसी और आम ज़बान में इसको हम एड्स का वायरस कहते हैं। यानी वायरस एड्स जो है वो एक्चुअली एक वायरल डिजीज़ है और ये वायरस जो है ये बीमारी पैदा करता है। तो आज हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यानी ये कैसे ह्यूमन में एंटर होता है और कैसे ये बीमारी पैदा करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV है, इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं ताकि स्ट्रक्चर जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं जल्दी से आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर उसके बाद इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आम वायरस जैसा नहीं होता। आम वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि वायरस में दो ही चीज़ें होती हैं। एक उसका जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो RNA हो या DNA हो, और दूसरा उसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन का कोट होता है। ये आम वायरस जो है, ज़्यादातर वायरस जो हैं उनका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। बट ये वायरस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका आप जानते हैं कि दरमियान में यानी सेंटर में जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, खा वो RNA हो या। तो चूँकि ये एक रेट्रो वायरस है और RNA वायरस है, यानी ये वायरस जो है ये रेट्रो वायरस है और RNA का मतलब इसका अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA, और RNA जो है वो इसके जो बाहर का प्रोटीन का कोट है जिसको कैप्सिड कहते हैं। आपने पढ़ा है कि प्रोटीन का कोट जो वायरस के इर्द गिर्द होता है इसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये इसका कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है, ठीक है। और ये चूँकि रेट्रो वायरस है, और रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि इनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी ये जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये इन वायरसेस के अंदर होता है और इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो ये होता है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब आपने ट्रांसक्रिप्शन का जो मेथड है वो पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन में जो DNA होता है वो RNA प्रोड्यूस करता है, मैसेंजर RNA प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब DNA ने कोई प्रोटीन बनानी होती है तो वो RNA प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन। अब DNA जब RNA बनाता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें RNA DNA बनाए तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जो उलट है। सीधी वाली कौन सी है कि जब DNA RNA बनाता है, यानी DNA RNA बनाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। DNA जब RNA बनाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर हम
इसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर ये रिवर्स हो जाए, यानी आरएनए जो है वो डीएनए बनाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके लिए एक ख़ास एंजाइम होता है जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है इसके अंदर मौजूद होता है। वैसे इसके अंदर और भी एंजाइम्स हैं, जैसे इसके अंदर देयर आर 2 अदर एंजाइम्स। इसमें ये एंजाइम जो है ये दीज आर कॉल्ड प्रोटीएजेस, प्रोटीएज। और इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेज, इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। तो ये एंजाइम्स का नाम आपने याद रखना है। पहला एंजाइम मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जो करता है इसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पहला वायरस, पहला जो एंजाइम है। दूसरा एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब होता है ऐसा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। तीसरा क्या है? इंटीग्रेज। इंटीग्रेज का मतलब होता है जब एक आरएनए या डीएनए या एक डीएनए जो है वो दूसरे डीएनए में इंटीग्रेट होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, यानी एक डीएनए के पीस में जब दूसरा डीएनए इंटीग्रेट होता है तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है इंटीग्रेज। अच्छा, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे तो इसका थोड़ा सा और भी मैं आपको बताऊं कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी दूसरी प्रोटीन भी होती है, यानी इसके इर्द गिर्द कुछ और भी प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं ये मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन। लेकिन मैट्रिक्स प्रोटीन के अलावा इसमें एनवेलप होता है। ये एनवेलप्ड वायरस है और इसके इर्द गिर्द एनवेलप होता है, ठीक है? इसके इर्द गिर्द एनवेलप है, ये इसके इर्द गिर्द एनवेलप। और एनवेलप के इस एनवेलप के इर्द गिर्द देयर आर स्पाइक लाइक प्रोटीन्स विच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी इसके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जैसे स्पाइक्स, कांटे जैसे। दीज आर कॉल्ड स्पाइक्स। और ये स्पाइक्स जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन्स जिसके जो के जो ये यानी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कह लेंगे या शुगर और प्रोटीन से मिल के बनते कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो शुगर और प्रोटीन से मिल के बनते हैं। तो ये GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए स्पाइक्स। तो ये स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है ताकि आपको यानी उसका HIV का जो है इसका लाइफ साइकिल आपको समझ आ जाए। ये बेसिक स्ट्रक्चर था इसका HIV का, इस रेट्रोवायरस का। अभी हम चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। तो सबसे पहले ये जो वायरस है ये हमारे बॉडी में से चंद एक मखसूस सेल हैं जिन पर ये एक्ट करता है। कुछ यानी और वो जो सेल हैं वो एक्चुअली 2 टाइप्स के सेल होते हैं हमारी बॉडी में जिस पर ये एक्ट करता है, जो इसके होस्ट है। ये वो सेल जो इसके होस्ट हैं HIV के, वो है नंबर 1 मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, और दूसरा है T लिम्फोसाइट, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। ये दोनों सेल्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है।
इनके बगैर हमारी जो इम्यूनिटी है वो अधूरी है। हमारी इम्यूनिटी जो है इन सेल पे, जैसे मिसाल के तौर पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हमारी इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्या उसको कहते हैं, यानी ये सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ एंटीजन्स एंटर होते हैं, पैथोजन्स एंटर होते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं। रिकग्नाइज करने के बाद ये स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। तो अगर ये सेल्स डैमेज हो जाएं तो बी लिम्फोसाइट्स को बताने वाला कोई पर्सन नहीं है कि बी एंटीबॉडीज़ बनानी, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी और हमारी बॉडीज़ में इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि एड्स के मरीज़ों में होती है। एड्स के मरीज़ में इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि अगर उस एड के मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो वो नज़ला ज़ुकाम से ही मर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल ही नहीं। ठीक है, तो यानी जो एड्स है ये एक्चुअली वो है कि लैक ऑफ इम्यूनिटी कह लें, कि जब किसी पर्सन के इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो वायरस है इसका जो होस्ट हैं ये दो सेल हैं। अभी हम इनकी बात करेंगे कि ये इन सेल्स के ऊपर कैसे अटैक करता है और इनको कैसे तबाह कर देता है, जो मेन। और एक और बात याद रखें कि इस क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अमूमन ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो आपको इसकी डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। सम टाइम ये वो यानी आपसे सिर्फ डायग्राम ड्रा करने के लिए ही पूछा जा सकता है। आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। और बायोलॉजी में कोशिश किया करें कि जब भी आपके सामने डायग्राम बनाई जाए तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बनी बनाई डायग्राम्स के ऊपर कभी भी इन्हिसार ना करें, क्योंकि बनी बनाई डायग्राम्स जो हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं, बट जब आप उसको बनाते हैं तो आपको बना नहीं सकते। तो हमेशा जो डायग्राम्स होती हैं बायोलॉजी के की, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें। जब आप उसको देखें तो उसकी प्रैक्टिस किया करें कि ये कैसे बनानी है। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल HIV उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। और अभी जैसे मैंने कहा कि ये सेल्स जो हैं जिनके ऊपर ये अटैक करते हैं HIV वायरस, तो मैं एक सेल बनाता हूँ आपके सामने। वो सेल जो है, यानी फ़र्ज़ करें वो टी लिम्फोसाइट है, तो मैं इसको बड़ा करके एक सेल बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। एक यानी फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, यहाँ तक आता है। यस, ये थोड़ा सा ऊपर कर, ये एक सेल है। यस, थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो ये एक हमारे पास एक हमारी बॉडी का हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है, एक सवाल आपके जहन में हो सकता है हो कि ये जो वायरस हैं इन्हीं सेल्स के ऊपर अटैक क्यों करते हैं? आखिर दूसरे बॉडी सेल्स भी तो हैं, उनके ऊपर ये अटैक क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन आपके जहन में आना भी चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या होती है कि ये जो हमारे सेल्स हैं इनके ऊपर एक रिसेप्टर होती है, यानी इस तरह से, या ये कह लें कि ये इस तरह से। ये वो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि ऐसा यानी स्ट्रक्चर जो किसी भी सेल की एक शनाख्त होता है, उसकी आइडेंटिटी होता है। तो ये जो रिसेप्टर हैं दीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स एंड, और इनको कहा जाता है CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को
और CD4 का मतलब होता है क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल, क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल यानी। तो CD4 जो रिसेप्टर है ये इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और जैसे मैंने कहा कि दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, GP, यानी कि प्रोटीन का बना होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये रिसेप्टर फसाद की जड़ है, यानी कि ये रिसेप्टर चूंकि इस सेल के अंदर मौजूद है, और ये रिसेप्टर जो है ये HIV जो वायरस है उसके लिए एक यानी कह लें एंट्री पॉइंट है। यानी इस रिसेप्टर की वजह से जो उस यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास एक वायरस आ गया, ये HIV वायरस है, ठीक है, ये HIV वायरस है, और ये HIV वायरस जो है इसके अंदर आपको पता है कि इस तरह से ये कैप्सिड है, RNA है, और बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अब जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इसमें इसके साथ अटैच होना, अटैचमेंट इज़ दी फर्स्ट स्टेप, कि ये वायरस इसके साथ अटैच कैसे होगा। तो मैंने आपको जब उसका स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि इसमें स्पाइक्स की तरह, कांटे की तरह से बाहर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। वो ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पाइक्स की तरह है वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते, इस रिसेप्टर के साथ CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो इनकी अटैचमेंट हो, यानी ये CD4 रिसेप्टर के साथ ये वायरस की जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो स्पाइक हैं, वो उसके साथ बाइंड कर लेते हैं। ये है पहला स्टेप जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट के बाद क्या होगा कि इसकी एंट्री होगी। एंट्री कैसे होगी, एक और वायरस, अब यानी एंट्री कैसे होगी, ये एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है उसकी मदद से इस वायरस की एंट्री होगी इसके अंदर, कि ये जो सेल है, इसका, ये मैं सेल आपका इसका न्यूक्लियस भी शो कर देता हूँ। ये फर्क करें, इस सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसकी एंट्री इसके अंदर कैसे होगी एंडोसाइटोसिस के लिए, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है इस सेल की, ये अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाए, इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाए, और इन्वेजिनेट होने के बाद इसको एंगल्फ कर लेगी, यानी इसको अपने अंदर ले आए, अपने अंदर मिले ये, और ये वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा। अब जब ये इस सेल के अंदर एंटर हो गया है तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रोटीन है, मैट्रिक्स है, कैप्सिड प्रोटीन्स हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि इसका जो प्रोटीएज एंजाइम है वो काम आता है। वो क्या करता है, इसकी प्रोटीन इर्द गिर्द जितनी भी होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है, स्मॉलर पीसेज में काट छांट के इसको साफ कर देता है। जब साफ कर देता है तो इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से दो जो हैं ये RNA के स्ट्रैंड्स हैं, और इसके अलावा एंजाइम्स कौन से हैं, एक तो क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, दूसरा मैंने कहा प्रोटीएज है जो कि यूज़ अभी हुआ है, तीसरा मैंने कहा इंटीग्रेज। ये एंजाइम्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी इसमें काम आएंगे, ठीक है। तो अब जब ये एंटर हो गया, अब एंटर होने के बाद ये जैसे मैंने कहा कि साफ सुथरा हो गया, इसकी इर्द गिर्द जो प्रोटीन थी वो डाइजेस्ट होगी प्रोटीएज की मदद से। अब ये जो RNA है, इस एक RNA के स्ट्रैंड को सेलेक्ट किया जाएगा, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब यहाँ पे ये RNA जो है ये इस न्यूक्लियस में नहीं जा सकता, या इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो इसका अपना DNA है, ये जो हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा उसका DNA है। अब ये जो DNA है इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस DNA को, जब तक ये खुद DNA ना बने, जब तक ये DNA नहीं बनेगा ये इसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़ और इस सेल को कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो क्या करेगा ये इस RNA को
पहले डीएनए में कन्वर्ट करेगा। और करेगा कौन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी इसको क्या करेगा? आरएनए, ये जो है आरएनए, ये टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट का मतलब नमूने के तौर पर, और इसका जो इसके बिल्कुल सामने डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। और आरएनए और डीएनए में स्ट्रैंड तो वही होगा, ये जैसा स्ट्रैंड ये होगा वैसा ही बिल्कुल ये होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जहाँ पे थायमीन होगी डीएनए में, ठीक है, तो डीएनए में थायमीन है, वहाँ पे सॉरी जहाँ पे यानी ये जो आरएनए जिसमें जहाँ जहाँ यूरासिल होगी वहाँ वहाँ थायमीन लग जाएगी, तो आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काम कौन करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यानी हमारे पास दो स्ट्रैंड बन गए, एक जो है वो आरएनए का है और डीएनए का, इसीलिए इसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें एक आरएनए एक डीएनए, यानी दो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रैंड हो, तो हम इसको हाइब्रिड भी कहते हैं। तो ये हाइब्रिड बन जाएगा। लेकिन हमें हाइब्रिड की नहीं, हमें डीएनए की ज़रूरत है। तो क्या होगा? ये स्ट्रैंड फिर अलग हो जाएगा आरएनए का इससे, और जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये अपना कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा। ये अपना कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा। जब ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। अब ये जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, उसके बाद यानी इसमें वो पावर आ गई कि ये इस सेल को कुछ भी कर सकता है। कैसे? अब ये सीधा जाएगा इसके न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाके इसका जो डीएनए है उसके साथ इस तरह से ये इंटीग्रेट कर लेगा। अब ये जो यानी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, यहाँ कौन सा एंजाइम काम आएगा? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस इसको इसके साथ यानी जो है वो जुड़ने में हेल्प करेगा। यहाँ एक और भी एंजाइम होता है जिसको लाइजेज कहते हैं, लेकिन बहरहाल उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बहरहाल ये जो डीएनए था, यानी ये डीएनए ये इस सेल के डीएनए के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये इस पूरे सेल को कंट्रोल कर लेता है। कैसे कंट्रोल करता है? कि नंबर 1, यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं, गौर से सुनिएगा। एक तो ये है कि ये जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करेगा कि मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए बनाता जाएगा। कैसे? कि मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या है? कि ये मैसेंजर आरएनए यहाँ बनेंगे और यहाँ पे जो सेल के राइबोसोम्स हैं वहाँ पे आते जाएंगे। सेल के जो राइबोसोम्स हैं वहाँ पे आते जाएंगे और उसको कहेंगे कि वायरस के लिए प्रोटीन बनाओ। तो वायरस को जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए होंगी वो धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएंगे और लंबे लंबे स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाएगी, यानी बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ये जो है मैसेंजर आरएनए धड़ाधड़ बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही यहाँ, यानी ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन के फैक्ट्री हैं जिनको क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए को रीड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें कोड है प्रोटीन का, ये इसको रीड आउट करेंगे और प्रोटीन बनती जाएगी, लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह से कितनी प्रोटीन धड़ाधड़ बनने शुरू हो जाएगी। दूसरा काम ये करेगा कि ये अपना ये जो डीएनए है अब आरएनए बनाएगा। डीएनए क्या बनाएगा? अब आरएनए बनाएगा। किसका आरएनए? जो इसका अपना ओरिजिनल, जो उसका ओरिजिनल आरएनए है वो बनाना शुरू कर देगा, उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जब यानी ये जो लंबी लंबी प्रोटीन्स हैं, ये यानी कह लें कि जैसे खाम माल होता है, अब यहाँ पे एक और वही एंजाइम जो कि यहाँ पे मैंने जिसको प्रोटीएज कहते हैं,
वो यहाँ पे फिर से दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और इस प्रोटीन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइप की प्रोटीन होती हैं इस वायरस में। तो वो सारी वायरस वो जो प्रोटीन हैं वो अब यहाँ पे बनेंगी, छोटे छोटे पीस उसके बनेंगे और उनकी असेंबली होगी, यानी उनकी असेंबली होती जाएगी इस तरह से। यानी कोई कैप्सिड बना रहा है, कोई उसकी जो मैट्रिक्स प्रोटीन बना रहा है, और ये जो इसकी कॉपीज बन रही हैं, यानी ये अपना आरएनए बना रहा है, वो आरएनए इसके अंदर आए। इस तरह से ये जनाब जितने भी जो है ये जो सेल है ये भरता जाएगा, ये वायरस जो हैं यानी ये कंप्लीट होते जाएंगे, इनकी असेंबली हो जाएगी और वायरस जो हैं ये कंप्लीट होते जाएंगे और उसके बाद ये इसकी वॉल से यानी अपने एंजाइम की मदद से इसकी वॉल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और बाहर जब निकलेंगे तो उसके बाद ये दूसरे जो फ्रेश इसके शिकार हैं, जो दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनके ऊपर जाके अटैक करेगा और इस तरह से हमारे सारे टी लिम्फोसाइट्स जो हैं या मैक्रोफेजेस उनको तबाह कर देगा और उसके बाद जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। जस्ट इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो जस्ट मेक ए कमेंट्स, सो जो है इसको इम्प्रूव करके दोबारा भी वीडियो बनाई जा सकती है। तो एनी हाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पहले भी हमेशा करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको जो बेल का बटन होता है उसको भी दबाएं ताकि आपको ये वीडियो ऑटोमेटिकली मिलती रहें और ये इस चैनल को आप सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।